चलिए आज हम लोग विचार करेंगे प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं दी गई है समसामयिकी के रूप में, करंट अफेयर्स के रूप में, उन पर चर्चा करेंगे। और बराबर हम कहते आ रहे हैं कि चर्चा करने के क्रम में मेरा व्यू रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए उसको भी आप सॉल्व कर सके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसको भी सॉल्व कर सके, और भारत के नागरिक और विश्व के मानव समुदाय के सदस्य के रूप में जो दृष्टि चाहिए घटना को समझने का, किसी भी घटना को देखने का, वो दृष्टि भी आपकी विकसित होती रहे, मेरा ये उद्देश्य रहता है। चलिए तो उसी दृष्टि के तहत बात करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन किससे है? पहला इंफॉर्मेशन है दक्षिण अफ्रीका से। पहले सुन लीजिए, पहला इंफॉर्मेशन दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव से है, ठीक है। और चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, कौन? सिरिल रामाफोसा, वही फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। सिरिल रामाफोसा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति रहे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो सत्तारूढ़ थी, अभी भी है, उसी के सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये उनके राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया और चुनाव ने बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका को भी और बहुत कुछ दुनिया को सिखाया है। क्या सिखाया है वो पहले आप इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कीजिए। कहाँ से इंफॉर्मेशन है? दक्षिण अफ्रीका से। पहला इंफॉर्मेशन दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और यहाँ 29 मई 2024 को चुनाव संपन्न हुआ है। 29 मई 2024 को चुनाव नेशनल लेवल पे, ठीक है, चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कौन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पहले भी थी और अब भी सबसे बड़ी पार्टी रही। और इसको वोट मिला कितना? कितना मिला है? 40.18% वोट मिला है। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ही सिरिल रामाफोसा, कौन? सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति बने हैं वहां के दोबारा। पहले भी थे और फिर उन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में आसीन किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 14 जून को राष्ट्रपति बने हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सुन लीजिए इधर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऐसी पार्टी है दक्षिण अफ्रीका की जो वहां पर रंग भेद की समाप्ति के बाद अपार्थाइड की पॉलिसी, मैंने कभी बताया होगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, यूरोपियन लोगों की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और जो अपार्थाइड की पॉलिसी पर काम कर रही थी, यानी रंग भेद, यानी वहाँ के लोग जो मूल वासी थे, ब्लैक, काले, ठीक है, उनके प्रति काफ़ी भेदभाव, उनको वोटिंग राइट नहीं था, नागरिक का जो अधिकार होना चाहिए वो सारा प्राप्त नहीं था। तो इसी के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने वहाँ आंदोलन चलाया। किसने? नेल्सन मंडेला ने। और आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला कि नहीं? ठीक है। ए लॉन्ग वॉक टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी रचना है? नेल्सन मंडेला के। नेल्सन मंडेला ने अपने जवानी के 27 साल बिता दिया कहाँ? रॉबिन द्वीप में। उस रॉबिन द्वीप को विश्व धरोहर के रूप में सूचित ये किया गया है, ठीक है। लेकिन जीवन बिता दिया उन्होंने, ठीक है, युवा के रूप में वो गए थे जेल, वृद्ध के रूप में बाहर निकले, लेकिन झुके नहीं। अंततः उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को लोग, वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की ओर से नेल्सन मंडेला वहाँ राष्ट्रपति बने। क्लियर है? समझ में आई बात? बात उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को लगभग 62.5% वोट मिला था और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ता चला गया
और अब देखिएगा 2004 में 69.69%, यानी लगभग 70% वोट मिला। लेकिन 2004 के बाद उसका वोट परसेंटेज गिरता गया, और गिरते गिरते कितना पड़ा गया? 40%। इसका एक बड़ा कारण क्या है कि नेल्सन मंडेला नहीं रहे। दूसरा बड़ा कारण क्या रहा है, वो जो सभी जगह होता है, कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उस पार्टी के लोगों में क्या आता है, हम तानाशाही मनोवृत्ति आ जाती है, अहंकार आ जाता है, ठीक है, या उसकी पॉपुलैरिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। यही वहाँ भी हुआ होगा। तो 40% पर आकर टिक गई। पीछे की कहानी समझ गए, पृष्ठभूमि समझ गए? हाँ, क्या पृष्ठभूमि समझे? बैकग्राउंड थोड़ा सा देखिए, बैकग्राउंड लिख लेना चाहिए, विजन क्लियर होगा। वहां पर रंग भेद की नीति थी। रंग भेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपार्थाइड। क्या कहते हैं? रंग भेद। रंग भेद की नीति समाप्त हुई कब? समाप्त कब हुई? अभी बताएं, 1994 में। और नेता कौन थे रंग भेद विरोधी आंदोलन के? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेल्सन मंडेला। किससे प्रभावित थे ये? महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, आप यहाँ गांधी जी को गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया उनको मानती है। ठीक है, नेल्सन मंडेला गांधीवादी रास्ते पर ही सफल हुए। नेल्सन मंडेला और 1994 में जो चुनाव हुआ तो उसमें कितना परसेंट मिला था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को? 62.50। सामने रखोगे ही नहीं मैगजीन। और 2019 में इसको कितना मिला था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को? 2019 हाँ, उससे पहले ये कब? 2004, सॉरी 2004 में 70% लगभग, नहीं 2004 में 69% और इसके बाद कम होता चला गया। इस बार कितना मिला है? 2024 में कितना मिला है? यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत कब होता? जब 51% कम से कम मिलता। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला ना, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर एक डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसको 87% मिला। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक अलायंस डीए को कितना मिला? 87%। सॉरी 87 नहीं, परसेंट तो बहुत हो गया, 87 सीट मिला। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कितना? 159 है ना सीट, कितना? 159 सीट मिला। ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। क्लियर है? स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। परिणामतः क्या हुआ? सरकार का ये संकट खड़ा हुआ कि सरकार कौन बनाएगा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाएगी, और उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कौन है? हाँ 87, ये भी बनाने की स्थिति में नहीं। तब वहाँ की पार्टीज ने, वहाँ के राजनीतिक दल ने बहुत ही ये परिपक्वता का ये दिया है, उदाहरण दिया है। वहाँ टोटल सीट दक्षिण अफ्रीका में याद रखिएगा 400। तो सभी पार्टी ने मिलकर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाया है, यानी फिर से चुनाव नहीं करवाया, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है लोग चुनाव करवा देते हैं। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब सोचिए कि कभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, एनडीए को और महागठबंधन को भी नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं? तब वाजपेयी जी 13 दिन बने, 13 महीना चुनाव हुआ बार बार। उस समय यह भी तो हो सकता था कि सब मिलके सरकार बना ले, सब मिलके सरकार बना ले। आखिर सब लोग जो है कहाँ, भारत के ही है ना। तो ये बहुत बड़ी परिपक्वता का ये परिचय दिया है दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक दलों ने। उससे भारतीय पार्टियों को भी सीख लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आए तो जनता को और देश को फिर से चुनाव में धकेलना नहीं है। एक बार चुनाव होता है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। देखो, पढ़ाई लिखाई, सारा सिस्टम, सरकार का सारा मशीनरी सब उसी में लग जाता है। लोगों का ध्यान, टीवी, डिबेट सब उसी में लग जाता है। तो मतलब बहुत पीछे
जीडीपी का जो है बहुत लेवल गिरने लगता है। क्लियर है? 2-3 महीना कोई काम नहीं होता है, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ये परिपक्वता का सूचक है। ये आप उदाहरण वहां भी दे सकते हैं। कहाँ? जब भी भारत के बारे में लिखना हो, भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं। 2024 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और वहाँ की पार्टी ने मिलकर जो सरकार बनाई, सरकार का नाम क्या दिया है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम दिया है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, न्यू नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। नेशनल, यही हम कहना चाहते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं। हाँ, सब मिलके बनाया है। हाँ, डीए भी इसमें है। हाँ, मतलब भारत में ऐसी सरकार हो जिसमें बीजेपी वाले भी हो, कांग्रेस वाले भी हो, राजा जदयू सब मिलके बना ले, लेकिन चुनाव नहीं होने देंगे। और दुनिया भी देखेगी क्या कि हम आपस में भले लड़ाई हो, लेकिन जब घर टूटने की बात आएगी तो क्या होगा? सब एकजुट हो जाएंगे। हम लोग एकजुट है, घर को टूटने नहीं देंगे। आपस में भले जो हो मतभेद हो, वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, रुकना भी नहीं चाहिए। समस्याएं तो खड़ी होती ही है, उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, समस्याएं खड़ी हो तो समाधान हो, आपस में लोग मिल जाए, घर नहीं तोड़ना है। क्लियर है? ये बहुत बड़ी सीख दिया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लोगों ने सीख दिया है। ये आप सुझाव दे सकते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, निबंध में भी बहुत सारे टॉपिक में सुझाव दिया जा सकता है, इंडियन पॉलिटी में भी दिया जा सकता है उदाहरण के रूप में। ठीक है और करंट अफेयर्स भी। हाँ, डेमोक्रेसी पर कुछ भी लिखना हो तो उसमें ये उदाहरण फिट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो वहां कौन सी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर समझते नहीं है, अगर ठीक से आप नहीं पढ़े हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो लगेगा आपको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। वहां है कौन सी पार्टी? आप सीधे मारिएगा किसमें? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही ना मारिएगा। लेकिन वहां सरकार किसकी है? साझा सरकार है। क्या है? साझा सरकार है। और साझा सरकार में भी क्या? राष्ट्रीय सरकार है, जिसमें वहां के लगभग सभी दलों की भागीदारी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक वही यही सरकार काम कर रहे थे। सभी दल के लोग नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में एकजुट हुए थे। राष्ट्रीय सरकार उसको कहा जाता है। उसके बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। तो ये समझ गए, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। राष्ट्रपति लेकिन कौन है? जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से ही है, क्योंकि इसे वोट परसेंटेज कम है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यही है। हाँ, सबसे ज्यादा सीट आजादी के बाद से ही है ना, वहाँ जंगभेद की समाप्ति के बाद से ही वहाँ। ये पहला इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कई दृष्टिकोणों से। अब दूसरा इंफॉर्मेशन मैक्सिको से है। मैक्सिको में सीनबाम क्लाउडिया विमेन है। सीनबाम क्लाउडिया ने कमाल किया है। कमाल इस संदर्भ में, वो मैक्सिको सिटी की पहली मेयर रही, महिला मेयर, और पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। ठीक है, और मैक्सिको के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका में, गौर से सुनिएगा, अमेरिका में 1920 में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, लेकिन आज तक अमेरिका ने एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं दिया है। अब होगा तब ना, कमला हैरिस बन जाए राष्ट्रपति तो रिकॉर्ड बन जाएगा। वो इसलिए कमला हैरिस को सब दे रहा है क्योंकि मैक्सिको ने ये दिखाया। मैक्सिको में 1953 में वोटिंग राइट दिया गया और अमेरिका से पहले मैक्सिको ने महिला राष्ट्रपति दे दिया। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट समझे? अब मैक्सिको अमेरिका के बगल का है, तो मैक्सिको एक छोटा देश है अमेरिका की तुलना में, उतना विकसित भी नहीं है। तो मैक्सिको में ये जो राजनीतिक मैच्योरिटी आई, वो खबर कहाँ पहुंचा होगा? अमेरिका। अब समझ में आया अमेरिका में कमला हैरिस को सपोर्ट क्यों मिल रहा है? इससे पहले हिलेरी क्लिंटन रेस में आई थी, लेकिन वो नहीं बन सकी थी। इस बार कमला हैरिस की पूरी संभावना है, पूरी नहीं कर सकते, मतलब भरपूर संभावना है। जो बिडेन ने अपना दावा छोड़ दिया है कमला हैरिस के पक्ष में, हो सकता है बन जाए। भारतीय मूल की ही है, पता है ना? हाँ,
तो दूसरा इंफॉर्मेशन कहां से? मैक्सिको। देखिए एक देश के की जो घटना है दूसरे देश को किस तरह प्रभावित करती है। दूसरा इंफॉर्मेशन मैक्सिको से है। सीन बाम क्लाउडिया राष्ट्रपति बनी है। सीन बाम क्लाउडिया, हाँ सीन बाम नाम है, याद रखिए। सीन बाम क्लाउडिया पहले होगा भाई, हम उल्टा लिख दिए। पहले क्लाउडिया होगा तब सीन बाम। क्लाउडिया सीन बाम, क्लाउडिया सीन बाम, ठीक है। ये है किस पार्टी से है ये भी याद रखना चाहिए। नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट, नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट से है, राष्ट्रपति बनी है। इनके साथ और इंफॉर्मेशन क्या है? पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की? मैक्सिको की। और मैक्सिको सिटी की पहली महिला मेयर भी रही है। मैक्सिको सिटी की पहली महिला, यानी लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। लोकल लेवल के चुनाव से आगे बढ़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता मिला। पहली महिला राष्ट्रपति ये मेयर बनी। पीएचडी भी किया इन्होंने। यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। हाँ यहूदी है, इसलिए तो सफलता। यहूदी अल्पसंख्यक होते हैं ना जहाँ भी। और 62 इयर्स में सफलता का कोई ये नहीं है। 62 इयर्स में ये बनी है राष्ट्रपति। क्लियर है? और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या एनालिटिकल कि 1920 में अमेरिका ने ये महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन आज तक महिला राष्ट्रपति वहाँ निर्वाचित नहीं हुआ, जबकि उसके बहुत बाद मैक्सिको ने दिया महिलाओं को मताधिकार। कब? 1953 में। और अब महिला राष्ट्रपति मैक्सिको ने दे दिया, ठीक है। शायद इसका असर अमेरिका पर भी पड़ा और कमला हैरिस की संभावना बन रही है 2024 में। हो सकता है कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए, बन ही जाएगी। हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। जब बनेगी तो फिर पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स। हाँ जो संभावना है वो बनी होगी, ठीक। चलिए ये हो गया। और भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? आप लोग कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पर, महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? अंग्रेजों के समय था संविधान में। यहाँ तो जब पुरुषों को मिला तभी महिलाओं वयस्क मताधिकार, ठीक है। चलिए आगे। अब तीसरा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जानकारी के लिए। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति, अफ्रीकी देश मलावी है, जो साउलोस क्लाउस चिलीमा का निधन हो गया। साउलोस क्लाउस चिलीमा, साउलोस मलावी। मलावी किस महादेश में है? अफ्रीका। मलावी, साउलोस क्लाउस चिलीमा। तीसरा इंफॉर्मेशन मलावी से है। मलावी के उपराष्ट्रपति कौन, क्या नाम? पूरा नाम बोलिए। साउलोस क्लाउस चिलीमा का निधन हुआ। किससे? हवाई दुर्घटना हुआ ना, हवाई दुर्घटना। मौसम खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुआ था। साउलोस क्लाउस चिलीमा, ये तीसरा इंफॉर्मेशन रहा। चौथा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चौथा इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन। G7 आप लोग सभी जानते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का संगठन है और ये 7 देश स्वयं को दुनिया का बॉस मानते हैं, ठीक है। और साल में एक बार बैठते हैं, विचार करते हैं कि दुनिया के संदर्भ में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किसने गलत किया, किसने सही किया, और गलत को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम मतलब हम 7 क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर है ये 7 दबंग हैं तो सोचेंगे क्या अपने अनुसार, ठीक है।
विचार करते हैं, पूरी दुनिया की तमाम समस्याओं पर इन सातों ने विचार किया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ? इटली में हुआ, और जगह का नाम है फसानो अपूलिया। तो G7 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल और एनालिटिकल, सभी पर हम लोग बात करेंगे। G7 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज का संगठन है, विकसित देशों का, विश्व के सबसे अधिक विकसित 7 देशों का संगठन क्या कहलाता है? G7। सब कुछ उसका समझते जाते हैं। अब कहेंगे सर ये G7 बना क्यों? ये समस्या होती है, G7 क्यों बना? संगठन कोई क्यों बनाता है? अपने हित के लिए ना। तो जो वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर एक ये संकट आया, तेल संकट आया, ईरान इराक युद्ध हुआ, बहुत तरह का ये सब होने लगा। तो ये 7 दादाओं ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक अलग ग्रुप बनाए, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। नहीं समझे? ये सातों क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है ना। ये सातों एलिट क्लास है गांव का, जो बाकी पूरा गांव के शोषण पर खड़ा है। तो ये सोचेगा ना कि देर सवेर पूरे गांव में हमारे विरुद्ध मूवमेंट होगा, कुछ न कुछ होगा, तो उससे पहले ही हम लोग हर साल मिलते रहे, ऐसे मूवमेंट की संभावना हो तो खत्म करते रहे। हमारा माल, हमारी सेना, हमारा गुड्स, हमारा सर्विसेज पूरी दुनिया में रन कर रहा है। G7 में कौन कौन है बता देता हूँ। यूएसए का गुड्स पहनते हैं आप? रिवॉक, प्यूमा, बहुत चीज है। और पिज्जा घर घर पहुंच गया है। जो ज्यादा अपने को एलिट क्लास समझता है ना, तो अपने मेन्यू में पिज्जा बनाता है सप्ताह में एक दिन, और जगह जगह बोलेगा हम लोग सप्ताह में एक दिन हमारा बेटा और हमारी फैमिली पिज्जा हट जरूर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जर्मनी है का मोंटे कार्लो, बहुत ज्यादा पैसा होगा मोंटे कार्लो खरीदिएगा। इटली है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कहना ही नहीं है, और जापान है। आप ऑटोमोबाइल में जाइए, जापान बहुत आगे है। कैसे हुआ? एक फ्रांस। पूरी दुनिया में फैशन कहाँ से शुरू होता है? फ्रांस से, पेरिस। ठीक है, वो उसको ये फैशन की राजधानी माना जाता है, फैशन कैपिटल पेरिस। वहाँ जो फैशन चलता है पूरी दुनिया में छा जाता है। एक समय में फ्रांस पूरी दुनिया पर हावी था, फ्रांस और इंग्लैंड। खैर चलिए, तो ये G7 जो है आपस में बैठते हैं, और इनका 50वां बैठक हुआ है। 50वां बैठक कहाँ? इटली में। चलिए, ये चौथा इंफॉर्मेशन है ना, किससे है? G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज कौन कौन है वो भी जान लीजिए। सबसे बड़ा यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, पहले यूरोप से ले ले, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, और लास्ट में अधिकांश इसमें कहां से है? यूरोप से। और ये दो ठो जो है यूएसए और कनाडा, यहां भी यूरोपियन ही है। यहां भी यूएसए और कनाडा में सब कौन है? ब्रिटेन है। ये फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग ही यहाँ पर सत्ता में है, वहां के मूल निवासी सत्ता में नहीं है, याद रखिएगा। तो एशिया से कौन एक बच गए? जापान। ठीक है, अब एशिया का यह देश इन दादाओं के सामने खड़ा हो गया, कुछ बात तो होगी। जापान से कई गुना बड़ा है हमारा इंडिया, चाइना भी है। ठीक है, लेकिन ये बौना कहा जाता है, बौना द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसको टीनी टेरर कहा जाता था, येलो टेरर। किसको? जापान को, बौना आतंक। ये कैसे बना ये कभी बताएंगे, अभी पहले चलते हैं। ये 7 कंट्रीज की बैठक है, और सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष कौन? यूएसए के कौन? जो बिडेन। कनाडा के नाम सुने होंगे, बड़ी चर्चा में रहते हैं अनाप शनाप बोलने के लिए भारत के विरुद्ध। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, ये हमारे फ्रांस से हमारा संबंध बहुत बेहतरीन है, मालूम है ना। सबसे अधिक
बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस का राष्ट्रपति ही अतिथि बना है। ठीक है, उसका कारण क्या है? हथियार बहुत खरीदते हैं हम उनका, पैसा हम बहुत देते हैं, उनका अच्छा कस्टमर है। किसका? फ्रांस का। तो दुकानदार जो अच्छा कस्टमर को बहुत माथा पर बिठा के रखता है, बात यही है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, ब्रिटेन के ऋषि सुनक, ठीक है, और जापान के फोमियो किशिदा, ये सभी इसमें थे। अब यहाँ पर ये दुनिया के 7 विकसित राष्ट्रों का संगठन है, तो जाहिर है इसमें दुनिया का जितना ये महत्वपूर्ण संगठन होगा उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो इसमें WTO के वर्ल्ड बैंक के भी लोग ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। इसमें यूरोपीय आयोग, यूरोपीय काउंसिल के भी चीफ रहते हैं इसमें। ठीक है, और आउटरीच कंट्रीज भी बहुत हैं। आउटरीच कंट्रीज वो होता है आउटरीच जिसे मेजबान देश आमंत्रित करता है। जैसे ये मेजबान देश इस बार कौन था? इटली। कहाँ हुआ? स्थल कौन सा था? स्थल फसानो अपूलिया। ये जगह कहाँ है? इटली। और जॉर्जिया मेलोनी, नाम सुनेंगे, बहुत चर्चा में। जॉर्जिया, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बहुत प्रभावशाली महिला है। ठीक है, और भारत में भी आती हैं, कई बार आई है G20 के अवसर पर भी। मोदी जी और मेलोनी, हाँ, को जोड़ के लोग मेलोडी वर्ड चलाया था। एक वीडियो हमने भी बनाया था। बहुत अच्छी फ्रेंड है नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री रानी, पॉलिटिकल फ्रेंड, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो ये जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को भी आमंत्रित किया था। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे और भी लोग गए थे। स्थल ये हो गया। तिथि कब से कब संपन्न हुआ है? कब से कब हुआ है? 13 से 15 जून 2024। 13 से 15 जून 2024 को संपन्न हुआ। क्लियर है? तिथि समझ गए, स्थल समझ गए, कितने देश सम्मिलित हुए समझ गए, और ये पूरी दुनिया की तमाम समस्याओं पर विचार करता है। इसलिए इसमें यूरोपियन या आयोग, यूरोपीय परिषद, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी जो महत्वपूर्ण वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सभी के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसलिए यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें क्या होगा, पहले ही हम कह चुके हैं। क्या होगा इसमें? किस पर डिस्कशन होगा? वैश्विक ग्लोबल इश्यूज पे। तो इसको रटना नहीं है, ग्लोबल इश्यूज दिमाग में तो चलता ही रहता है ना। आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा क्या क्या बैठकर ये लोग बात किया होगा। ये लोग बैठकर क्या क्या बात किए होंगे खुद। क्या अब मुद्दा क्या होगा? वैश्विक मुद्दा, ग्लोबल, क्या क्या बताइए अभी मुद्दा क्या क्या है? अरे सबसे बड़ा रूस यूक्रेन 28-29 माह से चला आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन। ओह सुनिए पहले, रूस यूक्रेन पर इन लोगों का ये स्टैंड क्या रहेगा? किसके पक्ष में? यूक्रेन के पक्ष में। ये भी देखते जाना है। रूस यूक्रेन पर बैठ के ये लोग 7 लोग क्या विचार करेंगे कि युद्ध रोक दिया जाए। युद्ध रोका जाए तो किसके शर्त पर रोका जाए? यूक्रेन के शर्त पर। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, रसिया तो बैठ के देख रहे होंगे पुतिन, ये लोग क्या विचार कर रहे हैं। पुतिन ये 7 जब बैठे हुए तो डेली न्यूज देखते होंगे, वहां इटली से क्या न्यूज आ रहा है। ठीक है, बेसब्री से वो इंतजार करते होंगे क्या वहां से खबरें आ रही है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन समस्या पर क्या विचार? इन लोगों ने क्या कहा कि रूस को यूक्रेन की शर्तों पर, यूक्रेन के उचित शर्तों पर युद्ध विराम लागू करना चाहिए, यूक्रेन खाली कर देना चाहिए। किसको? रूस को। और यूक्रेन को क्या सहायता दी जाएगी ना,
ये सातों बैठ के खाली बतिया के चल जाएंगे? यूक्रेन पहुंचा, वहां व्लादिमीर जेलेंस्की वहां पहुंच गए, पहुंचे होंगे तो क्यों? ऐसे ही कि आप ही लोग के कहने पर हम भेजे थे तो आप लोग पैसा दीजिए, तो इनको दिया। अमेरिका ने कितना दिया ये यूक्रेन को? 50 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर देने की मंजूरी मिली। यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ, यूक्रेन को कितना दिया जाए? 50 अरब डॉलर। 50 अरब डॉलर की मदद का प्रस्ताव पारित हुआ। अब कहा गया कि इसको पैसा जो दीजिएगा यूक्रेन को, इसका कोई गारंटी होना चाहिए ना। तो प्रस्ताव में यह था कि इसकी गारंटी रहेगी, रूस के जिन संपत्तियों को यूक्रेन ने कब्जा में लिया है वो गारंटी रहेगी। ठीक है, मतलब सीधा तौर पर कह सकते हैं कि यूक्रेन को मदद करना था ताकि वो रसिया से हमेशा रसिया से लड़ते रहे। इससे क्या होगा? रसिया कमजोर होगा। यूक्रेन तो कमजोर है ही, रसिया को कमजोर करना है। इस सातों को क्या करना है? हाँ, लड़ाई रुके नहीं। अंतर्निहित भावना क्या है इन लोगों की? लड़ाई रोकने की नहीं, चलते रहे। ठीक है, हाँ, रूस को कमजोर करना। तो ये अगर लिखिएगा तो ये कमेंट भी यहाँ पर करिए, मेंस में अगर ऐसा लिखिएगा तो कमेंट भी करने जाना है। इसका इनका अंतर्निहित उद्देश्य क्या है? ठीक है, उसके मतलब G7 के देश ऐसे किसी भी बिंदु पर नहीं पहुंच सके जिनसे यूक्रेन और रूस दोनों सहमत होकर युद्ध को रोक सके। पहुंचे नहीं ना? तो रूस यूक्रेन के मुद्दे पर इसको क्या कहा जाए? सफल या असफल? असफल, सीधे तौर पर। तो समझिए, किसी बात को जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है केवल उतना ही नहीं सोचना है, उससे आगे जाके सोचना है, लिखना है। क्लियर है? बहुत कुछ तो अभी लिखवा रहे हैं, अब बहुत कुछ जो सुन के बाद में वीडियो से लिख लीजिएगा। ये हुआ, जैसे ब्रिटेन ने कहा 31 करोड़ डॉलर की मदद मेरे द्वारा दी जाएगी, हाँ, यूक्रेन ने। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा है कौन? गाजा युद्ध। गाजा युद्ध किसके किसके बीच? इजराइल और हमास के बीच। हमास वर्सेस इजराइल। गाजा कहाँ है? फिलिस्तीन का एक पार्ट है। हमास वर्सेस इजराइल। अब ये सातों का सपोर्ट किसको किसको है? इजराइल को। इन सातों ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया या ऐसे किसी बिंदु पर ये सात नहीं पहुंच सके जिससे हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को रोका जा सके। जारी है, यानी इस मुद्दे को भी सुलझाने में ये सम्मेलन सफल रहा। ठीक है, कितना भी बड़ा लोग रहे बैठ जाए, हम नहीं कुछ कर सकते, बातचीत करें, लेकिन आकलन तो हम लोग कर सकते हैं, कोई भी आकलन कर सकता है। अब बैठ के किए तो क्या, कुछ फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं किए। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग पर भी इन्होंने बात किया। ग्लोबल वार्मिंग पर भी इन्होंने बात किया। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन भी इसको कहा जाता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। तो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने बोला है, ठीक है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन, कार्बन जीवाश्म ईंधन हुआ ना, कार्बन, ये जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन। तो इन्होंने कहा है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में चरणबद्ध तरीके से कटौती हम करेंगे। क्या कहा? कि खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे। मीथेन बहुत बड़ा कारक है, मीथेन गैस के उत्सर्जन में 75% कटौती लाने का प्रयास करेंगे। और जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसके कारण टोटल ग्रीन हाउस गैसेज कितने हैं, मतलब मुख्य 6, मुख्य जो है GHG ग्रीन हाउस गैसेज 6 है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत योगदान है। और भी है, लेकिन तो इसमें इन्होंने कहा है कि नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य 2050 तक हासिल करेंगे। क्लियर है? नेट जीरो एमिशन मतलब क्या? हम जितना उत्सर्जित करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज, उतना ही अवशोषित भी करने के लिए प्रोजेक्ट चलाएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, हम 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, तो 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्सर्जित हुआ फैक्ट्री से का ये गुड्स बनाने में, तो 1 करोड़ टन
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी प्लांटेशन पेड़ पौधा लगा देंगे। तो 1 करोड़ टन पेड़ पौधा क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लस माइनस 1 करोड़ प्लस माइनस 1 करोड़ कितना हो गया, 0। इसको क्या कहा गया, नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन। समझ गए। ये लक्ष्य कब तक हासिल करना है, 2050 तक। इन लोगों ने कहा, क्या क्या कहा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नेट जीरो एमिशन, शून्य शुद्ध उत्सर्जन, कब तक, 2050 तक। मीथेन गैस के उत्सर्जन में 75% की कटौती, कब तक, 2030 तक है ना। और टोटल ओवरऑल जीवाश्म ईंधन की खपत में चरणबद्ध कटौती को इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के संतुलित उपयोग। AI के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह परमाणु बम मानवता के लिए खतरनाक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत खतरनाक है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है ना साइंस टेक में, वहाँ पर बताए, पूरा विस्तार से बताए, डीप फेक टेक्नोलॉजी बताए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो आपको ये पूरी मानवता को खत्म करने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संतुलित उपयोग पर जोर दिया गया। और इंडो चाइना, हिंद चीन, इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत रीजन में चीन की जो आक्रामकता है, इस पर भी बात की गई। इंडो पैसिफिक ये भी एक मुद्दा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की मनमानी को नियंत्रित करना। यहाँ जो है ये समुद्र का विशाल हिस्सा है जिसमें कई द्वीप है, इसका नक्शा चाइना ने बना लिया है और कहता है ये इलाका हमारा है। 11 जगह लाइन खींचा है उसने नक्शा पर, इसमें 9 लाइन को 9 डैश लाइन कहा जाता है। कहता है ये सब हमारा है। ठीक है। तो यहाँ पर चाइना का बहुत देशों के साथ विवाद है, ताइवान के साथ विवाद हमेशा जानते ही है। तो 3-4 स्पॉट जो है अभी, वो ऐसा स्पॉट है वर्ल्ड में, सुनिएगा बढ़िया से, जो कभी भी पूरी दुनिया में अशांति ला सकता है। एक स्पॉट रूस यूक्रेन चल रहा है, एक स्पॉट हमास इजराइल है, एक स्पॉट भारत पाकिस्तान है, एक स्पॉट ये चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है। ये सब ऐसा है कि ये अगर सुलग गया ज़्यादा, ये खतरा किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए। डायरेक्ट पूरी दुनिया लड़े नहीं तो भी भोजन का संकट खड़ा कर सकता है, तेल का संकट। अभी जो महंगाई बढ़ी हुई है उसमें रूस यूक्रेन युद्ध और ये हमास इजराइल बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। एक है ईरान वर्सेज अमेरिका, वो भी ये हॉट स्पॉट है। तो ये हो गया। और इन्होंने ये जलवायु परिवर्तन हो गया। मानव तस्करी तेजी से बढ़ रही है। मानव तस्करी यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मानव तस्करी समझते हैं ना, या 2 देना चाहिए इससे। मानव तस्करी पूरी दुनिया में, ठीक है, इस पर बात हुई है। क्लियर है। अब G7 की सफलता और विफलता का आकलन किया जाए। आप क्या कहिएगा, कुछ मुद्दों पर असफल है, कुछ मुद्दों पर, ठीक है, या कह सकते किसी मुद्दे पर ये सफल नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के समय में के संदर्भ में इन्होंने जो कहा है, इन दावाओं पर या प्रतिबद्धताओं के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिया है, नहीं तो दिया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में के प्रति इन लोगों ने ये सहमति भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं जताया है। यहाँ भी गए AI का संतुलित उपयोग करेंगे, ये तो कल्पना ही है, ठोस नहीं ना है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का मनमानी चल रहा है, ये अमेरिका वहाँ हस्तक्षेप करता है तो स्थिति और भी बिगड़ती है। मानव तस्करी को ये रोक नहीं पाए हैं। गाजा युद्ध भी चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है,
यानी G7 के देशों ने बैठक तो किया है, लेकिन किसी भी समस्या पर कारगर तरीके से समाधान के लिए कोई रूपरेखा दुनिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। क्लियर है? आप लोग लिख कर लाइएगा, प्रस्तुत नहीं किया है। तब क्या कहिएगा? पूरी तरह से असफल नहीं, असफल रहे। हाँ, आप लिखिएगा। लेकिन ये इसकी सफलता इस बात में है कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने इन तमाम समस्याओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया, अपनी चिंताएं जाहिर की, ठीक है, और इन सभी समस्याओं के मानवता के समक्ष लाया। यही काफी है। और लोग अपना अपना काम तो करें, कम से कम इतना तो हुआ, कोई विचार करने वाला है? हाँ, अलग अलग बतिया रहा था, कोई कुछ आके बैठ के यहाँ पर सोचा है विचारा, फिर कुछ करेगा जाके, फिर अगले साल बैठे। तो बैठक तो कम से कम हुई है, ठीक। ये पूरी तरह से विफल नहीं कहा जा सकता है। किसी मुद्दे पर अगर विचार विमर्श हो जाए तो कुछ बात आगे बढ़ती है, ठीक है, ये सफलता है। क्लियर? अब एक महत्वपूर्ण, भारत एवं G7, वो भी न्यूज है। भारत एवं G7, भारत G7 का सदस्य नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। आउटरीच सम्मेलन, आउटरीच सत्र में वे शामिल होते हैं जो G7 के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन G7 के मेजबान देश के द्वारा, मेजबान देश यहाँ कौन है? इटली के द्वारा जिन देशों को, जिन संगठनों को आमंत्रित किया जाता है। तो जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को भी आमंत्रित किया था। तो हमारे देश से कौन गए? श्री नरेंद्र मोदी गए। और नरेंद्र मोदी वहां पर भाषण उन्होंने कब दिया? 13 से 15 जून के बीच ही दिया होगा उन्होंने। हाँ, कहा? क्लियर है? हाँ, 14 जून को संबोधित किया। 14 जून को इस सत्र को संबोधन किया। 14 जून को पीएम मोदी द्वारा संबोधन। अब इस संबोधन में भारत ने क्या क्या कहा? भारत ने क्या क्या कहा इस संबोधन में? भारत ने क्या क्या कहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। उसके बाद क्या है? अफ्रीका एंड मेडिटेरियन है ना, एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन, अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन। और इन्होंने बोला, और भारत के AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ये भारत का मिशन है, मिशन ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सुविधा है वो सबको मिले, केवल विकसित देशों को नहीं। ये हमारा मानना है। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आउटरीच सम्मेलन में इस बात को रेखांकित किया गया कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? AI फॉर ऑल होना चाहिए, और इस AI का रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग जब मृत्यु हुई, हाल के दशकों के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, तो उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मानवता को समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए हर एक बड़ा देश या बड़े लोग या बड़ा सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जरूर होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जरूर होती है। तो इसमें भी बात, मोदी जी भी गए तो जरूर बात करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हो? रचनात्मक उपयोग हो। इसके किस तरह के उपयोग से खतरा है? विध्वंसात्मक, नकारात्मक उपयोग, सब कुछ को बर्बाद कर सकता है, करने की क्षमता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रचनात्मक उपयोग होना चाहिए, सबकी प्रगति, AI फॉर ऑल, सबकी प्रगति, सबका कल्याण, यही ना AI फॉर ऑल। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी मोदी जी ने बात किया, और हमारे देश में 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। क्या? 2070 तक नेट जीरो एमिशन बता ही दिए ना, क्या है नेट जीरो एमिशन?
इन्होंने कहा है नेट जीरो मिशन का लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे, कब तक? 2070 तक। और कहा ये हमारा लक्ष्य जो है पूरे विश्व को कार्बन मुक्त करने में बहुत ही मददगार होगा ना। और इसी में मोदी जी ने मिशन लाइफ, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल, मिशन लाइफ की घोषणा किया। किसकी घोषणा किया? मिशन लाइफ। मतलब घोषणा तो पहले ही हुआ था, सॉरी, घोषणा वो ग्लासगो सम्मेलन, कोप, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई थी, ये 26वां 2021 में ग्लासगो में, उसी समय मोदी जी ने इसकी घोषणा किया था, मिशन लाइफ का। इसको आप देखिएगा नेट पर, मिशन ऐसे लिखा रहेगा, मिशन, ओ एल आई छोटा रहेगा और फिर एफ ई कैपिटल रहेगा। लाइफ फॉर, मतलब इसका मतलब इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। और इसी में इन्होंने एक घोषणा किया, प्लांट फॉर मदर, प्लांट प्लांट फोर डिजिट में लिखिएगा मदर, मतलब एक वृक्ष माँ के नाम। इसका मतलब क्या हुआ? एक वृक्ष माँ के नाम इन्होंने घोषणा किया। पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, कम से कम अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष। सभी लोग लगा लें, करोड़ों वृक्ष लग जाएंगे तो कार्बन एमिशन में कमी आएगी। ये घोषणाएं किसके संदर्भ में है? ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में इन्होंने कहा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीकन यूनियन को हमने अस्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल करवाया। अपनी उपलब्धि का घोषणा तो करेंगे ना, G20 का सफल सम्मेलन। और G20 को क्या बना दिया इन्होंने? बताया कि हमने G20 को G21 बना दिया। किसको ले आया? अफ्रीकन यूनियन। अपनी उपलब्धि बताएंगे ना। और याद कीजिए, G20 का शिखर सम्मेलन जब हो रहा था तो एक इंटरनेशनल रूट की बात हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। तो IMEC और भी ये G7 में बात हुई है, ये भी भारत की उपलब्धि है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, G7 हो गया। और एक अंत में आइए, 51 ये शिखर सम्मेलन कब होगा? अगले वर्ष होगा। और कनानास्किस अल्बर्टा, कनाडा, 51वां, जब भी हो 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कनानास्किस, क्या है? अल्बर्टा है, ये कहाँ है? कनाडा। ये G7 पर बात हो गई, G7 और भारत पर भी बात हो गई। ठीक है, लास्ट में हम कहेंगे इस प्रकार भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन वैश्विक चिंताओं के साथ। अकेले नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की समस्याओं के प्रति भी जागरूक है, स्वार्थी नहीं है हम लोग। ठीक है, अगस्त 2024 प्रतियोगिता दर्पण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें 5वां इंफॉर्मेशन है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फरवरी 2022 से ही यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच छिड़े युद्ध के कारण पूरी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया को महंगाई और कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ठीक है, तो शांति शिखर सम्मेलन बहुत जरूरी हो गया था, और यह शांति शिखर सम्मेलन 15-16 जून को संपन्न हुआ स्विट्जरलैंड में। कहाँ संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के किस शहर में? ल्यूसर्न। किस शहर में? ल्यूसर्न। तो 5वां इंफॉर्मेशन किससे है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन से। हेडिंग बनाइए, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। स्थल कहाँ है? ल्यूसर्न। कहाँ संपन्न हुआ ये? ल्यूसर्न। ल्यूसर्न कहाँ? यूक्रेन।
स्विट्जरलैंड, स्थल ल्यूसर्न, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और तिथि समय कब से कब है? 15-16 जून। कोई दिक्कत? मुद्दा क्या शांति शिखर सम्मेलन का? स्पष्ट है। मुद्दा क्या? रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगे और शांति समझौता संपन्न हो। ठीक है, मुद्दा ये। अब इस शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। क्या? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। भागीदारी 100+ देशों ने भाग लिया। लेकिन कुछ देशों ने, जो महत्वपूर्ण देश थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। जैसे विराम, 100 से अधिक देशों ने भाग नहीं लिया। चीन ने भाग नहीं लिया। 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। चीन ने दूरी बनाए रखा। चीन दूरी बनाए रखा। भारत ने इसमें भाग लिया। भारत ने भाग लिया। भारत की ओर से कौन गए? ऐसे शंकर नहीं गए, यही तो कंफर्म। भारत के हाँ, विदेश मंत्रालय में जो सचिव थे पवन कपूर, कौन गए? पवन कपूर। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने पवन कपूर गए। यही कंफ्यूज करेगा। आप सीधे कहिए एस जयशंकर, विदेश मंत्री। ये क्या है? विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर गए। अब इसमें ये साझा घोषणा पत्र जारी हुआ शांति शिखर सम्मेलन में। और भागीदारी में जाहिर है यूक्रेन को किसका समर्थन है? पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका का। तो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिका वगैरह इसमें थे। तुर्की भी शामिल था। तुर्की ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा, यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा। तुर्की की भौगोलिक स्थिति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, रसिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। इसलिए वहां अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा होगा कि आप ही हैं जिसकी जरूरत दोनों को है, तो आप मना सकते हैं। तो इसलिए तुर्की ने कहा ठीक है, हम करेंगे पंचायत। हाँ, सचिव पश्चिम, मतलब पश्चिमी देशों के लिए सचिव। समझ आई बात? तो एक इस शांति शिखर सम्मेलन में अंत में एक साझा घोषणा पत्र 16 को जारी हुआ। साझा घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 16 जून को जारी हुआ। हाँ, यूक्रेन नहीं रहेगा तो जब तुम करते हो। रूस कैसे रहेगा? रूस नहीं था, रूस नहीं था। चीन ने दूरी बनाए रखा, रूस भी अनुपस्थित रहा, रूस भी दूर रहा। 16 जून को जारी किया गया और इसमें कहा गया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है। और परमाणु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और युद्ध बंदियों की अदला बदली, मतलब इस घोषणा पत्र में कहा गया, क्योंकि इसमें जितने थे राष्ट्र लगभग यूक्रेन के सभी समर्थक थे। इस साझा घोषणा पत्र पर 80 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया। 80+ देशों ने हस्ताक्षर किए, यानी अधिकतर जो थे। रूस ने भाग नहीं लिया क्योंकि यहाँ यूक्रेन के पक्ष में कुछ होने वाला था। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, याद रखिएगा। भारत भाग लिया है, हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्लियर है? अब ये घोषणा पत्र में क्या कहा गया है? घोषणा पत्र में क्या कहा गया है? अभी आप लोग सुनते होंगे कि रूस बार बार अटैक कर रहा है। रूस महादैत्य है यूक्रेन के सामने, यूक्रेन बहुत बौना है उसके सामने में। यूक्रेन टिका हुआ है तो यूरोप और अमेरिका के मदद से टिका हुआ है। तो रसिया ने यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि युद्ध विराम होना चाहिए, समझौता होना चाहिए दोनों में। और समझौते में एक मुख्य शर्त ये होना चाहिए कि यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में छोटे छोटे देश या बड़े देश सभी की संप्रभुता सुरक्षित रखने का ये प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में।
कि कोई भी छोटा देश हो या कितना भी बड़ा देश हो, सभी को एक दूसरे की संप्रभुता का, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है। नहीं समझे? किसी को भी दूसरे देश की जमीन को हथियाना नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है। ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच समझौता हो। समझौते में मुख्य शर्त क्या हो? यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हो। किसके अनुसार? यूएनओ के चार्टर के अनुसार। इसके बाद जैसे पुतिन हमेशा कभी कभी बोलते रहते हैं, उसे लगता है कि परमाणु युद्ध होने वाला है, तो परमाणु सुरक्षा पर भी बात हुई। और इन दोनों के बीच युद्ध के कारण खाद्य सुरक्षा, दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, गेहूं जो महंगा हुआ उसका एक कारण ये भी है, यूक्रेन गेहूं का बहुत भारी मात्रा में निर्यात करता था, तो खाद्य सुरक्षा भी। और दो राष्ट्र जब लड़ते हैं ना, तो दोनों ही राष्ट्रों की क्षति होती है, कम या ज्यादा। जब भी दो लोग लड़ते हैं तो जीत और हार तो होती है किसी की, लेकिन नुकसान दोनों को होता है, लड़ने वाले को, कम या ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यूक्रेनी हैं जिन्हें रसिया ने बंदी बना लिया है, बहुत सारे रसियन ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन ने बंदी बना लिया है। तो जो बंदी बने हुए हैं दूसरे देश में, उनके परिवार का भी तो ख्याल रखा जाए, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। ठीक है, इस पर कौन ध्यान देगा? इसलिए इसमें एक प्रस्ताव इसमें यह भी दिया गया है, युद्ध बंदियों की अदला बंदी। भाई आपके यहाँ जो बंदी है दे दीजिए इसको, इनके यहाँ जो बंदी है वो आपको दे देते हैं। युद्ध बंदियों की अदला बंदी, युद्ध बंदी समझ गए ना? युद्ध बंदियों की अदला बंदी पर बात हुई। अब भारत का क्या स्टैंड रहा? ये हमारा देश भारत है, भारत हमारे देश का रुख क्या रहा? भारत का रुख इस शिखर सम्मेलन, ये दुनिया की प्रमुख समस्या है ना। दुनिया को गांव मान लिया जाए तो गांव की एक बड़ी समस्या है अभी क्या? रसिया और यूक्रेन के बीच दो घर वाले लड़ रहे हैं, गोला बारूद चल रहा है गांव में, तो पूरे गांव को सोचना पड़ेगा ना। उसमें हर एक जो भी जिम्मेवार घर वाला है वो सोचेगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग भी, हमारा देश भी जिम्मेवार देश है, तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश का रुख क्या रहा है। ठीक है, तो भारत का रुख क्या रहा? भाग लिया भारत ने, लिया शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किसने भाग लिया? पवन कपूर ने। ये कौन थे? विदेश मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी। एक मिनट, एस जयशंकर का इसमें ना जाना ये बताता है कि इस शांति शिखर सम्मेलन के प्रति भारत काफी गंभीर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों से भारत की नजदीकी है, इसलिए भारत संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहता है, इसलिए शांति शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया और विदेश मंत्री नहीं भाग लिए ताकि रसिया ये रुष्ट न हो जाए। ठीक है, और भाग भी ले लिया कौन? पवन कपूर को भेज दिया, सचिव स्तर के अधिकारी को, ताकि यहाँ पर एक पक्ष को यह नहीं लगे कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। एस जयशंकर नहीं गए, किनको अनदेखा नहीं किया गया? रसिया को। पवन कपूर गए, किनको अनदेखा न किया गया? यूक्रेन। बात समझ में आई? तुम्हारे भोज में हम शामिल हो गए भाई। ठीक है, हम नहीं गए, बेटे को भेज दिए, दोनों बात हो गया। अब तुम्हारा जो दुश्मन है वो खुश हो गया कि हम नहीं गए, तुम भी खुश हो जाओ, हम नहीं गए, हमारा उत्तराधिकारी तो गया। अब ऐसा क्यों करेंगे हम? ताकि दोनों संबंधों में संतुलन बना रहे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि तुम दोनों लड़ते रहो, हम दोनों के पक्ष में हैं या दोनों के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में। ठीक है, जयशंकर से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में हैं? रसिया यूक्रेन के पक्ष में। तो उन्होंने क्या कहा? हम शांति के पक्ष में हैं। डिप्लोमेटिक जवाब ऐसे ही होता है। पवन कपूर ने भाग लिया और साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं। क्यों नहीं किया?
नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ने बताया कि इसमें कुछ प्रस्ताव जो था जिसमें रसिया की घोर निंदा की गई थी एक तरफा, उस वह अस्पष्ट और गैर जरूरी, क्योंकि कुछ बातें अस्पष्ट और गैर जरूरी थी, मतलब जरूरी नहीं था। ठीक। क्योंकि एक तरफा कोई प्रस्ताव पारित करने से विराम थोड़ी लगेगा, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए ना। तो रसिया इसमें उपस्थित नहीं रहा, एक तरफा ये सम्मेलन ये आयोजित कर लिया गया, और भारत इसमें जिस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया उससे यह प्रतीत हुआ कि इस शांति शिखर सम्मेलन के खिलाड़ियों में ने गंभीरता नहीं दिखाई युद्ध विराम के प्रति। हाँ, आपस में बैठकर प्रस्ताव पारित कर लिया, अपने मुंह लिया मिट्ठू कि हम तो शांति चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता है। नहीं समझे? कहीं कहीं आप नहीं चाहते हैं तो आप कहिएगा हम तो शांति चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि समझौता करें, कि सामने वाला नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। लेकिन शर्त आप रखिएगा ऐसा कि समझौता होगा ही नहीं। ठीक है, इरादा आपका नेक नहीं हो तो स्थिति होती है ऐसी। तब भारत ने इसीलिए कहा कि कुछ बातें जो है वह अस्पष्ट और गैर जरूरी है, और भारत ने कहा कि भारत हमेशा किसके पक्ष में है? शांति के पक्ष में। और भारत वार्ता, डायलॉग और डिप्लोमेसी, कूटनीति के द्वारा समाधान चाहता है, हमेशा समाधान पर जोर देता है। क्या? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के द्वारा। यही भारत की अस्थायी नीति है। क्या है भारत की अस्थायी नीति? ये था यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। छठा इंफॉर्मेशन प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2024 के पेज 20 पर बाएं साइड में बॉक्स में है, बॉक्स में है रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए रूस ने शर्त रखा। जैसे ये रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए शांति शिखर सम्मेलन हुआ ना ल्यूसर्न में, कहा शांति शिखर सम्मेलन हुआ ना, तो शांति शिखर सम्मेलन में लगभग सभी देशों ने 80 से अधिक देशों ने यूक्रेन के पक्ष के अनुरूप साझा बयान जारी किया। और रसिया को यही उम्मीद भी थी, रसिया भी समझ रहा था यही बात कि वहां जो भी कहा जाएगा वो यूक्रेन को अपील करेगा। इसलिए वो जब शांति ये शिखर सम्मेलन चल रहा था, कितने कब से कब तक चला है? 15 से 16। तो वो शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले, शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले 14 जून को ही पुतिन ने अपना प्रस्ताव रखा दुनिया के सामने। ठीक है, कब रखा? 14 जून को। क्या रखा भाई? देखिए, युद्ध विराम, छठा इंफॉर्मेशन ये हुआ, युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें। रूस की शर्तें मतलब क्या? व्लादिमीर पुतिन। गजब का संयोग है, दोनों का नाम में व्लादिमीर लगा है। ये व्लादिमीर पुतिन है, यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये जो आया है प्रस्ताव, रूस ने जो शर्त रखा है, ये दुनिया के सामने, ये खासकर यूक्रेन के सामने। कब? 14 जून 2024। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त है रूस द्वारा जीते गए यूक्रेन के 4 प्रांतों से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी करे। मतलब रूस का कहना है कि हमने यूक्रेन का 4 क्षेत्र जीता है जिस पर हमारा अधिकार, नेचुरल राइट है। रूस ये कहता है ये हमारा ही होना चाहिए, हम जीत लिए, अब यूक्रेन इसको खाली कर दे। समझ आई बात? दूसरा, जिसके कारण झगड़ा शुरू हुआ था 2022 फरवरी में, यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए प्रयास छोड़ दे। ये 2 प्रस्ताव रखा। ठीक है, नाटो की सदस्यता अगर यूक्रेन ले लेता है तो रसिया को उससे खतरा है, नाटो से, अमेरिका से। और बैलेंस, ग्लोबल डिप्लोमेटिक बैलेंस जो है वो किसके पक्ष में चला जाएगा? अमेरिका के पक्ष में।
अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा ना। इसलिए रसिया के लिए ये कहा जाता है अस्तित्व की लड़ाई है, खासकर पुतिन के लिए। समझ आई बात। अगर पुतिन छोड़ देते हैं तो पुतिन के बारे में रूस की जनता क्या सोचेगी? जब यही सब करना था तो इतना दिन से ये लाखों रूसियों के क्यों मरवा दिए? यूक्रेन भी ये अगर छोड़ देता है तो इसका तो और ये व्लादिमीर जेलेंस्की का की और छीटाकशी होगी। युद्ध छेड़े ही थे क्यों? समझ में आई बात। अब दोनों ने युद्ध तो छेड़ दिया है और दोनों चाहते हैं कि हम पीछे हटे, लेकिन हटे तो कैसे, किन शर्तों पर हटे? नहीं समझे। कभी कभी दो लड़ने वाला लड़ाई तो शुरू कर देता है, लेकिन पीछे कैसे हटे ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए लड़ाई सोच समझ कर शुरू करना चाहिए, या हो तो ऐसा हो तो शुरुआत में ही पीछे हट जाना चाहिए। ये तो बहुत सारी क्षति होने के बाद पीछे हटने में दोनों पीछे हटना चाहता है, लेकिन हटे किस शर्त पर? ठीक है, यही दोनों अभी रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसा नहीं कि पुतिन शांति से बैठे होंगे, जेलेंस्की शांति से बैठे, वो हर पल सोच रहे होंगे कि कैसे पीछे हटा जाए। ठीक है। अमेरिका अगर अमेरिका ही तो नहीं चाह रहा है कि शांति हो। हाँ, भड़का रहा है। अब अमेरिका भड़का रहा है ना, तुम कह रहे हो, लेकिन अमेरिका में अमेरिका के जो स्टूडेंट होंगे वो क्या कहेगा? वो कहेगा हम यूक्रेन के संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारा देश तो परोपकारी रहा है। अमेरिका जीता है तो दुनिया के लिए, दुनिया भर के गरीबों का मसीहा है। कौन? हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्षण है। समझ में आई बात। तो अलग अलग देशों के छात्र अलग अलग देशों के हितों के अनुसार पढ़ाई करते हैं, और जो ये बढ़िया यूनिवर्सिटी होता है ना, वहाँ हर तरह के विचार को पनपने का अवसर दिया जाता है। जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पर आप इंग्लैंड के विरोध में भी विचार रख सकते हैं, जाके छूट रहती है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय जहाँ है वहाँ तो विचार को खुला होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आपका जो विचार है वो विचार प्रस्तुत कीजिए। विचारों की आज़ादी का मतलब गाली गलौज नहीं होता है। ठीक है, विचारों में तार्किक होना चाहिए, गैर तार्किक बातें नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इसने जो ये शर्त रखा, किसने रखा है? रूस ने। तो आप प्रतिक्रिया देखोगे ना, किसका? यूक्रेन का। हाँ, मतलब क्या पढ़ना है ये जानना चाहिए हमको, मुद्दा क्या है पढ़। तो यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन का रुख बिना अपनी जमीन को वापस लिए बिना सैनिकों की वापसी नहीं। जब तक हमारे सैनिक जीत नहीं लेते हैं फिर से अपने क्षेत्र को, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे, हमारे सैनिक नहीं लौटेंगे। ठीक है, सभी इलाकों की पावर। और कहा कि ये पुतिन ने जो कहा है वो अतार्किक है, उसमें कोई तर्क नहीं है, बेकार की बात है। क्लियर है। अब इसमें एक और देश का स्टैंड देखा जाएगा, वो क्या सोचता है। कौन देश? अमेरिका। मेन खिलाड़ी तो वही है ना, बंदूक रखे हुए किसके कंधे पर? यूक्रेन के कंधे पर। बंदूक किसका है? अमेरिका का है। पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, चलवा भी वो चला रहा है, वही वो तो खड़ा है खाली। ठीक है, अमेरिका को गोली नहीं लग रहा है, लग रहा है किसको? यूक्रेन को। तो इसके ये अमेरिकी रक्षा मंत्री है लॉर्ड ऑस्टिन ने वक्तव्य दिया है। लॉर्ड ऑस्टिन यूएसए के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि पुतिन समझौते के प्रति गंभीर नहीं। उन्हें अगर गंभीर है तो जीता हुआ क्षेत्र क्या करना चाहिए? छोड़ देना। जीते हुए क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। ये उल्टा क्या कह रहे हैं कि जो हम जीत लिए उससे तुम लोग वापस हो जाओ।
किसको कह रहे हैं पुतिन? यूक्रेन को। लॉजिक नहीं है, नहीं समझे? और तार्किक, इसे तर्क, जैसे पुतिन ने क्या कहा कि हमने जो जीता है यूक्रेन का 4 प्रांत, वहां से यूक्रेन अपने सैनिकों को हटा लेती है। और तार्किक बात है ना, किसी के घर में घुस के उसका इलाका, ये क्या बात हुई, समझ गए ना? उसका इलाका ले लीजिएगा, कहिएगा कि अब यहाँ से तुम लोग कब्जा हटा लो, तो वो कहेगा ही जिसका घर है कि इलॉजिकल बात कर रहे हैं और तार्किक बात कर रहे हैं। अब उसके पीछे और भी कूटनीति है, वो अलग बात है। ठीक है, पुतिन चाहते हैं कि वो 4 प्रांत छोड़ दे, ताकि अगर नाटो में ये शामिल हो जाए तो नाटो की सेना हमारे बॉर्डर तक नहीं पहुंचे डायरेक्ट। अब चलिए, भारत में की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जियो और जीने दो। और जहां भी मनुष्य पर संकट आता है, भारत आगे खड़ा रहता है। और भारत की विदेश नीति के इसी प्रमुख पहलू से जुड़ा हुआ 2 न्यूज है आगे। 7वां 8वां इंफॉर्मेशन। 7वां इंफॉर्मेशन है, क्यूबा को भारत ने 90 टन दवा सामग्री भेजा है। और 8वां इंफॉर्मेशन है, पापुआ न्यू गिनी को मानवीय आधार पर $10 लाख राहत दी गई है। ठीक है, कहाँ से है? 7वां इंफॉर्मेशन क्यूबा से, अमेरिका के बगल में है। 7वां इंफॉर्मेशन क्यूबा, दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें चलता रहा है बहुत दिनों से। क्यूबा साम्यवाद का गढ़ रहा और अमेरिका पूंजीवाद का गढ़ रहा है। आई पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी से पटता नहीं ना जल्दी, है तो उससे ये स्वाभाविक। क्यूबा को भारत द्वारा मदद, ये इंफॉर्मेशन आप जैसे भारत की विदेश नीति पर लिख रहे हैं, तो उसमें एक सुनिए, भारत की विदेश नीति पर लिख रहे हैं तो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है जियो और जीने दो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, दुनिया भर के देशों में कहीं भी आपदा आए तो वहां मानवीय सहायता पहुंचाना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है ना। तो जैसे उसे ये दे दीजिएगा, उसका जैसे हाल ही में, हाँ, तो चेक करने वाला समझेगा, एकदम करंट अफेयर्स नॉलेज इसका जबरदस्त है। आप 20 साल पहले का उदाहरण दीजिएगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में, नेपाल में भूकंप आया था तो हम लोग गए थे। अभी का दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ना। अभी का दीजिएगा तो एग्जामिनर समझेगा, चेक करने वाला स्मार्ट है, एकदम करंट रहता है। ठीक है ना, 20 साल पीछे लौटता नहीं है। ठीक है, तो क्यूबा को मदद भारत ने क्या किया है, 90 टन एपीआई दिया है। एपीआई दवा सामग्री। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भेजा है एपीआई जून 2024 में। ठीक है, एक मिनट सुनो, पहले ब्रेक देंगे तब बोलना। उसके बाद भारत ने मानवीय आधार पर पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख कितना की सहायता, मानवीय आधार पर, समझ गए ना, इन्हें कि कर्जा दे रहे हैं हम, मानवीय आधार पर। अब $10 लाख मतलब ये कि जाके डॉलर दे दिए वो नहीं होता है, तो इतना के बराबर सामग्री, टेंट वगैरह क्यों दिया गया इनको? तो अच्छा, क्यूबा में क्यों दिया गया? क्यूबा में दवा और अनाज का संकट है, वहां का संकट, इसलिए। और पापुआ न्यू गिनी में के एंगा प्रांत में, एंगा प्रांत वहां है, वहां भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से लगभग 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और यहाँ पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री के फैन है। एक वीडियो भी बनाया था मैंने पिछले साल, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, देखे थे? हाँ, तो ऐसे जो है मित्र देश हैं, उनको मदद तो भेजना ही चाहिए। मानवीय सहायता, हाँ। अब ये जो है बताइए, भारत की विदेश नीति, एक मिनट, किसी व्यक्ति को आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो 2 तरीका है। एक, हार्ड पावर दिखाइए, मारपीट करके जो कहते हैं उतना ही करना है, और नहीं करोगे तो समझ जाओ क्या होगा।
तुम्हारे विरुद्ध हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जो कदम काफी हार्ड होगा। क्या होगा? ये हार्ड पावर होगा। और दूसरा है, इतना ना मदद कर देना कि दब जाए मदद से, वो आपके अगेंस्ट तो कुछ बोले ही नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है कोई व्यक्ति आपको इतना ना मदद कर देगा, इतना ना कर देगा कि आप उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं पाइएगा। वो गलती भी करेगा आपके साथ तो भी आपको करने में संकोच होगा कि इसके एहसान से दबे हैं। वहाँ संकोच नहीं करना चाहिए, वहाँ एहसान की बात कुछ नहीं होती है। जो व्यक्ति आपकी मदद किया है, अगर वाकई मदद किया है तो मदद के बदले वो आपके साथ गलत या आपसे कुछ वैसा नहीं चाहेगा जो आप नहीं चाहते। अगर वो चाह रहा है तो उसका उद्देश्य वो मदद करना नहीं है, उसका उद्देश्य अपना है, अपना उल्लू ये सीधा करना है। समझ में आ रही बात? तो वहाँ पर सचेत रहना चाहिए। हाँ, जैसे चीन पाकिस्तान पर करते वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? खूब मदद कर दे। ठीक है, ये है सॉफ्ट पावर। क्या है? तो ये दोनों जो है, ये क्या है? सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। किसका? किसका? भारत का। और भारत जो है अपना सॉफ्ट पावर दिखाता है, मदद करता है। ये भारत का जो इतिहास रहा है उसमें यही देखा गया कि भारत बदले में ऐसा नहीं है कि कुछ चाहता है। अफगानिस्तान की पॉलिसी काफ़ी दिनों तक रही भारत के अगेंस्ट में, लेकिन भारत ने गेहूँ भेजा ना, ट्रक का ट्रक भर कर भेज दिया। गेहूँ हजारों टन भेज दिया ना हम लोगों ने। तो ये हो गया भारत की विदेश नीति पर। जब लिखिएगा तो यहाँ भेज सकते हैं। हाल ही में हम लोगों ने कहाँ कहाँ मदद पहुंचाया? क्यूबा, पापुआ न्यू गिनी। इसे ठीक पहले कहाँ पहुंचाया? अफगानिस्तान, श्रीलंका, हाँ, नेपाल। ठीक है, तुर्की में नहीं हुआ था, वहां भी भेजे थे हम लोग। तो ढेर सारा हो गया उदाहरण लिखने के लिए। भारत की विदेश नीति पर अगर निबंध लिखने आएगा ये भी देख सकते हैं। हाल ही में हमने कई देशों के को मानवीय आधार पर मदद भारत के द्वारा पहुंचाई गई है। ठीक है, चलिए नवा इंफॉर्मेशन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा से है, जो 21-22 जून 2024 को संपन्न हुई है। कौन है ये प्रधानमंत्री? शेख हसीना। कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। वहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है बांग्लादेश में, एक खालिदा जिया है और एक शेख हसीना है। तो खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख है। वो जब सत्ता में आती है तो भारत से बांग्लादेश का रिश्ता बिगड़ जाता है। जब खालिदा जिया आती है बांग्लादेश में तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खालीपन आ जाता है। खालिदा जिया क्या करती है? खालीपन ला देती है। और जब शेख हसीना आती है सत्ता में तो भारत और बांग्लादेश के संबंध हसीन हो जाते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो शेख हसीना अभी हैं सत्ता में, और कुछ दिनों पहले ये 9 जून 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में, तब भी वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। कौन? शेख हसीना। तो बांग्लादेश से जो भारत का संबंध है उस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में शेख हसीना की भारत यात्रा 21-22 जून 2024 को जो हुई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पर, इस यात्रा में क्या क्या हुआ है उस पर जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं भारत और बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये कैवा इंफॉर्मेशन है? नवा ना, नवा इंफॉर्मेशन भारत बांग्लादेश संबंध से। नवा इंफॉर्मेशन भारत बांग्लादेश संबंध से है। देखिए, भारत की विदेश नीति में अभी कुछ बातें हैं, जैसे नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट मतलब पड़ोस पहले। पड़ोस पहले। आपकी विदेश नीति अच्छी तभी मानी जाएगी जब पड़ोसी खुश रहे। अब पड़ोसी से आप रिश्ता रखे हुए हैं, फिर भी कभी खतरे में पड़ सकते हैं। पड़ सकते हैं कि नहीं? तो पहले पड़ोस या पड़ोस पहले, ये पॉलिसी हमारी है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री बहुत तेजी से काम करते रहे हैं। पहले पड़ोस की नीति। दूसरा है सागर। तो पहले पड़ोस की नीति में भी फिट बैठता है कौन? बांग्लादेश। दूसरा है सागर।
ये हिंद महासागर के चारों ओर जो देश है उससे भारत अपना संबंध बेहतर करने के लिए पॉलिसी अपनाया है। इसका ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें भी बांग्लादेश फिट बैठता है। और इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें चीन अपना दबदबा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जिसमें चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसमें भी इस रीजन के हिसाब से भी बांग्लादेश फिट बैठता है। तो बांग्लादेश से भारत अपना संबंध बेहतर करने के लिए खासकर ये क्रॉस बॉर्डर लिंक मतलब समझे ना, बांग्लादेश के शहर और भारत के शहर को जोड़ना, वहाँ के पोर्ट यहाँ के पोर्ट को जोड़ना, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ऐसा बहुत 6 ठो रेल लिंक बना है जो भारत और बांग्लादेश के शहरों को जोड़ता है। हाल का खुलना और मोगला, भारत का मोगला और बांग्लादेश का खुलना पोर्ट को जोड़ने के लिए ये चला है। तो ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बस से आवाजाही, ऊर्जा, अंतरिक्ष, ठीक है, घुसपैठ को रोकना, आतंकवाद को रोकना, व्यापार, तमाम तरह के संबंधों पर दोनों के बीच बातचीत होती रही है। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध कुछ समय को छोड़कर काफी सौहार्दपूर्ण रहे हैं। और इस सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूती तब मिली है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन, शेख हसीना की भारत यात्रा कब हुई है? 9 जून को हुई। 9 जून, ठीक है, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। अब शपथ ग्रहण आप कहीं और जाइएगा कोई समारोह में शामिल होने के लिए तो वहाँ पर कारोबार की बात कीजिएगा, नहीं ना, उसके लिए लोग घर वाले क्या कहेंगे, बाद में आइएगा। ये आप समझदार हैं तो उससे बात ही नहीं कीजिए। 9 जून को आई, शपथ ग्रहण समारोह में खा पी के चली गई होंगी, ठीक है, ये अपना भूमिका बनाई होगी। ये आई है फिर से 21-22 जून 2024 को भारत यात्रा पर रही। 21-22 ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कब 21-22 जून को पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर रही, जिसमें कौन 4 ठो नाम दे देगा। अब इसमें क्या क्या बात हुई है, एक फैक्ट इस ये है कि नई सरकार जो हमारे यहाँ बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ठीक है, नई सरकार बनने के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है कौन? समझ में, ये फैक्ट समझे। कहा नई सरकार मतलब भारत में यानी तीसरी बार जो मोदी जी आए बनने के बाद पहली राजकीय यात्रा किसकी हुई है? शेख हसीना। अब इसमें 1996 में फरक्का समझौता हुआ था। सुनिए इधर, भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हैं, बहती हैं। 54 नदियां ऐसी नदी है कितनी जो भारत और दोनों में बहती है। तो चाहे ना जल बंटवारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ना, तो एक मुद्दा जल बंटवारा 1996 में हुआ था। गंगा नदी जल बंटवारा से संबंधित फरक्का समझौता हुआ था और ये अगले साल खत्म होने वाला है। इसी पर एक बात चली कि इसका फिर से नवीनीकरण होना चाहिए। दूसरा है तीस्ता नदी, ये भी बांग्लादेश और भारत दोनों में बहती है। इसके जल प्रबंधन को लेकर भी समझौता, ये बातचीत हुई, फिर से उस नया नवीनीकरण, और दोनों ने मिलकर विकसित भारत में भी चल रहा है, भारत को विकसित देश बनाने का, विकसित भारत कितना 2047 तक, और बांग्लादेश में इसी तरह चल रहा है स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041। अब स्मार्ट दोनों विकसित बनना चाहते हैं, कौन कौन? भारत भी और ये, तो दोनों ने एक दूसरे के अभियान में मदद पहुंचाने का वादा किया है। समझ में आया कि आप भी स्मार्ट बनिए, हम भी विकसित बनेंगे। एक मैत्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है भारत बांग्लादेश के लिए, मैत्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी, सेपा पर भी बातचीत चल रही है।
बातचीत चली। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, स्पेस, वीजा, ट्रेड आदि पर बातचीत, आतंकवाद पर नियंत्रण, घुसपैठ पर नियंत्रण के संबंध में बातचीत चली। 10वां इंफॉर्मेशन, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दुनिया भर के राष्ट्रों के लिए। 2 महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है, जिनसे पूरी दुनिया की शांति को खतरा, खासकर उत्तर कोरिया से। और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस जो है, रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस काफ़ी हावी है और रूस पर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के द्वारा संकट कभी भी खड़ा किया जा सकता है। इसलिए रूस और उत्तर कोरिया में एक समझौता हुआ है। उत्तर कोरिया भी पश्चिम और अमेरिका से त्रस्त है और रसिया भी त्रस्त है, तो ठीक है, दोनों एक साथ आए हैं और दोनों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों के बीच 10वां इंफॉर्मेशन है, रूस और उत्तर कोरिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? प्योंगयांग गए थे पुतिन, ठीक है, जून 2024 में हुआ है। और क्या हुआ एग्रीमेंट कि हमले, किसी एक पर हमला दूसरे पर भी माना जाएगा, किसी एक पर हमला दूसरे पर भी माना जाएगा। मतलब रूस पर हमला करता तो उत्तर कोरिया समझ जाएगा ये मेरे पर हमला हुआ है, वो भी हमला का प्रतिरोध, ये हाँ, दूसरे पर हमला माना जाएगा। और फिर हमला को विफल करने की संयुक्त प्रयास, विफल करने के संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यही कहा गया है कि दोनों को अमेरिका से खतरा है ना, दोनों एक आ गया है, एक हो गया। 11वां इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसे 5 अस्थाई है, ये तो बदलेगा नहीं, 10 अस्थाई, ये बदलता रहता है। तो इस साल ये 2025-26 के लिए 5 नए देश आए हैं, 5 नए देश आए हैं अस्थायी सदस्य के लिए। कौन कौन है? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, और कौन है? ग्रीस, एक तो डेनमार्क है, कौन है? डेनमार्क, ठीक, डेनमार्क है, डेनमार्क। ये 5 नए सदस्य बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 12वां इंफॉर्मेशन है चंद्र मिशन से। चंद्र मिशन किसका? चीन का। चीन के चंद्र मिशन में चांग-ई 6 ने चंद्रमा के अंधेरे दूरवर्ती वाले क्षेत्रों से, जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा था, से मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर आया। कौन? चांग-ई 6। इसका ये है मिशन मून है के तहत ये गया है। चांग-ई 6 मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर आ गया, सफल रहा। ये ऐसा करने वाला पहला देश था, ये मिट्टी लेकर उतरा। चांग-ई 6 मिशन मून है किसका? उत्तर कोरिया का कि दक्षिण कोरिया का? अभी ना पूछ। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग आर्थिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हुए। आज बस इतना ही।